तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। हम लोगों ने पढ़ा कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहा है बोर ने। उन्होंने कहा है कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी इमिट होती है। तो जो एनर्जी इमिट होती है फोटॉन्स की फॉर्म में, उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करना। सिमिलरली अगर मान लीजिए इस डायग्राम में देखें, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो बेटा एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। ऐसा कब होगा? जब हम उसको एनर्जी देंगे। ठीक है, जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि जो इमिटेड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रखा था, तो उसी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे यहां पर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शुरू में इस ऑर्बिट में है, उसकी इनिशियल एनर्जी है ई आई। तो ई आई इज इक्वल टू होगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होता है। हम इसको इनिशियल ऑर्बिट मान रहे हैं तो एन आई ले लेंगे बेटा। एन आई मतलब नंबर ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। इसी तरह से एनर्जी इन फाइनल ऑर्बिट, जब वो यहां से निकल के यहां पर आ गया तो फिर हम यहां पे एन एफ ले लेंगे। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, क्योंकि एनर्जी रिलीज तभी होगी जब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा में से कम को माइनस करो, तो ई आई माइनस ई एफ, इतनी एनर्जी इमिट होगी। ई आई माइनस ई एफ, ई आई और ई एफ का फॉर्मूला डायरेक्टली यहां से यूज करो, इन दोनों को रख दो और बेटा देखोगे ये माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्वांटिटी प्लस में हो जाएगी। तो इसको पहले ले लो, पहले लेके अब इसमें देखो दोनों में कांस्टेंट क्या है, मतलब सेम क्या है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। एन एफ और एन आई को छोड़ के बाकी सारा ले सकते हैं बेटा। तो सारा हमने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। एन एफ इसलिए बचा बच्चों क्योंकि एफ वाली टर्म जो है ये प्लस हो गई है, प्लस माइनस माइनस करके। और बेटा एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू से हम न्यू को चेंज कर सकते हैं एच सी बाई लेमडा। तो बच्चों एच सी को भी इधर ले जाओ, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू दिस मच। सी और एच को यहां ले आए तो सी एच क्यूब हो गया। ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोल देते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज आर रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसमें अगर हम सब वैल्यूज पुट करें जितने भी कांस्टेंट्स हैं तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है। और ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ये रिडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है। रिडबर्ग फॉर्मूला, इससे हम डिफरेंट सीरीज की वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ इमिट होगी। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में भी करने वाले हैं। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम से जो वेवलेंथ इमिट होती हैं वो वेवलेंथ एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाती, वो कुछ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है जो बनाती हैं। मतलब कुछ कुछ वेवलेंथ निकलती हैं एमिशन जब होता है, और काफ़ी वेवलेंथ ऐसी हैं जो नहीं निकलती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें से एक लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलती हैं, उन्हीं का हिसाब किताब इसमें हमने डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट इससे पहले क्या डिस्कस किया था बेटा? रिडबर्ग फॉर्मूला, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो इस फॉर्मूले के अनुसार वेवलेंथ इमिट करता है। तो लैम्डा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी सीरीज, कौन कौन सी सीरीज इमिट होती है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का मतलब बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन, आप इस एनर्जी लेवल से समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे लेके इन्फिनिटी तक किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में यानी n इज इक्वल्स टू 1 में जंप करता है
तो इस केस में जो वेवलेंथ एमिट होंगी वो लाइन स्पेक्ट्रम में होगी। कौन से स्पेक्ट्रम होगी? लेमन सीरीज के नाम पे होगी। तो बेटा लेमन सीरीज के लिए फाइनल क्या है? n है 1। इनिशियली क्या हो सकता है? 2 3 4 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो बेटा इस केस में इन वैल्यूज को पुट करने पे यहां से जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी दैट लाई इन लेमन सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करती है। मतलब यहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो अल्ट्रा वायलेट होगी। दूसरा है बाल्मर सीरीज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से या फोर्थ से या फिफ्थ से उसके बाद इंफिनिटी से कहीं से भी अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है तो उस वक्त जो रेडिएशन इमिट होंगी वो बाल्मर सीरीज के अंदर आएंगी। और बाल्मर सीरीज ऐसी है बेटा इन पांचों सीरीज में जो विजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है। तो इस केस में बाल्मर सीरीज में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, इस तरह से वो इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो थर्ड से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी ऑर्बिट से निकल के अगर वो सेकंड ऑर्बिट में एंटर कर रहा है तो बेटा उस केस में बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस होगी। और बाल्मर सीरीज कैसी होती है? विजिबल रीजन की। थर्ड है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में बेटा फाइनल ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड। आ कहां से सकता है? 4 5 6 से। देखिए हम एमिशन की बात कर रहे हैं। एमिशन में हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। अब आप कहो इस केस में फर्स्ट या सेकंड से थर्ड में चला जाए, नहीं, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। एमिशन का मतलब है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तभी एनर्जी इमिट होगी। तो पास्चन सीरीज में फाइनल ऑर्बिट कौन सा है? 3। इनिशियल कौन कौन से हो सकते हैं? इससे ऊपर के जितने भी हैं, यानी 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा पास्चन सीरीज में 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से और इन्फिनिटी से। और पास्चन सीरीज बेटा इंफ्रारेड रीजन की है। इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इंफ्रारेड है। चौथा है ब्रैकेट। ब्रैकेट के केस में बेटा फाइनल जो है दैट इज 4, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में आना है। कहां से? 5 6 7 से। तो इस केस में हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ये बनेगा। तो 5 से आ गई, 6 से आ गई, 7 से, 8 से या इन्फिनिटी से, ये ब्रैकेट है। और ब्रैकेट भी बेटा इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है। और लास्ट सीरीज है जो हमारे कोर्स में है दैट इज पी फंड सीरीज। पी फंड है तब जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में आए। फिर आएगा कहां से? आएगा वो 6 से, 7 से, 8 से या 9 से या उससे ऊपर इन्फिनिटी से। तो कहीं से भी 6 से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी लेवल से निकल के अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो फिर वो पी फंड सीरीज कहलाएगी। और पी फंड सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन की है। मतलब उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो बेटा लास्ट की जो 3 सीरीज हैं पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये इंफ्रारेड रीजन की हैं। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन की है। याद रखें इसको, कई बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया है सीरीज पूछने का। सीरीज का कौन से स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती है? विजिबल है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है कौन सी सीरीज में? लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रीजन की प्रोड्यूस होती है। तो बेटा इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। कौन कौन सी सीरीज किसको बिलोंग करती हैं ये बता सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो मोस्ट फेमस है, जैसे लेमन सीरीज है बेटा। लेमन सीरीज में हमें पता है कि NF = 1 है, Ni 2 3 4 8 हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि अगर हम Ni की वैल्यू 2 पुट करें और Ni की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, 2 रेंज आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आ जाएगी। तो हम हर एक लेमन सीरीज के लिए या बाल्मर के लिए, कोई सी भी सीरीज के लिए हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं वेवलेंथ की कि लेमन सीरीज की रेंज क्या होगी, मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी। इसी तरह से बाल्मर की मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी। तो रेंज पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस केस में करना कुछ नहीं होता, इसी फॉर्मूले में हमें NF और Ni की वैल्यूज पुट करनी होती है।